स्वागत है आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में। आज हम उस जबरदस्त चेन रिएक्शन यानी कि डोमिनो इफेक्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसने मई 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तहलका मचा दिया था। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली हलचल ने सीधे हमारे घरेलू बाजारों की नींव हिलाकर रख दी। तो आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम रुपए की उस ऐतिहासिक गिरावट को समझेंगे, फिर बात करेंगे ग्लोबल डोमिनोज, खासकर तेल की कीमतों की। उसके बाद देखेंगे कि कैसे आरबीआई ने मैदान में उतरकर बाजी पलटी, और आखिर में शेयर बाजार के शानदार उछाल और मुख्य गेनर्स लूजर्स का विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, द रुपीज रिकॉर्ड स्लाइड। बाजार की इस वापसी या सुधार को समझने के लिए कहानी वहां से शुरू करनी होगी जहां दबाव और टेंशन बिल्कुल अपने पीक पर था। 97.15। एक बार इस आंकड़े को थोड़ा प्रोसेस कीजिए। 19 मई को भारतीय रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो एक्सचेंज रेट पर जा गिरा था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये साफ दर्शाता है कि उस दिन करेंसी मार्केट में किस हद तक घबराहट फैली हुई थी। आप जरा समय और घटनाओं के इस क्रम पर ध्यान दें। यहाँ काफी दिलचस्प चीज हुई। मई की शुरुआत में लगातार 9 दिनों तक भारी मात्रा में विदेशी फंड देश से बाहर गए, जिसने रुपए को तेजी से नीचे गिराया। लेकिन ठीक उसके बाद 22 मई को एक अचानक और बहुत ही शार्प रिकवरी आई और रुपया वापस 95.58 पर स्थिर हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, ग्लोबल डोमिनोज और तेल की कीमतें। आखिर मैक्रो लेवल पर वो पहला पत्ता कौन सा था जिसने इस पूरे श्रृंखलाबद्ध प्रभाव को शुरू किया? यहां पर यह सवाल उठना बहुत ही लाजमी है कि आखिर अचानक इतना सारा विदेशी निवेश देश से बाहर क्यों बहने लगा। वो कौन सी वैश्वस्तरीय घटना थी जिसने अचानक से सबकी नींद उड़ा दी थी? इसका सीधा और सबसे बड़ा कनेक्शन था मिडल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव से। अमेरिका और ईरान के बीच यूरेनियम भंडार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर काफी तनातनी चल रही थी। जब ऐसी स्थिति बनती है तो जाहिर है तेल आयात करने वाले देश घबरा जाते हैं। हालांकि जब बाद में पाकिस्तानी मध्यस्थता के कारण कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई तो थोड़ी राहत मिली, और जो ब्रेंट क्रूड पहले तेजी से उछला था वो लगभग 5% गिरकर $105 पर बैरल के करीब आ गया। खैर, इस टेंस माहौल का असर समझने के लिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स के इस निष्कर्ष को देखना जरूरी है। इसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों को एक गंभीर दुविधा में डाल दिया। एक तरफ उन पर आम जनता के लिए ईंधन को सस्ता रखने का दबाव होता है और दूसरी तरफ अपना मुनाफा भी बचाना होता है। ये बिल्कुल एक आग का दरिया पार करने जैसा समीकरण बन गया था। तीसरा भाग, आरबीआई एंटर्स द रिंग। जैसे जैसे रुपया ढलान पर था, कहानी में उन नायकों की एंट्री होती है जिन्होंने इस पूरे संकट का बीड़ा उठाया। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि आरबीआई ने बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई। सबसे पहले सरकारी बैंकों को तेजी से डॉलर्स बेचे गए। फिर 26 मई के लिए $5 बिलियन के स्वैप नीलामी की तुरंत घोषणा कर दी गई, और इसके साथ साथ ब्याज दरों को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा प्रवाह को लाने जैसे बड़े कदमों पर भी विचार किया गया। मुद्रा बाजारों में ये माहौल किसी भयंकर रस्साकशी से कम नहीं था। एक तरफ लगातार विदेशी निवेश बाहर भाग रहा था और दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक ढाल बनकर खड़ा था। लेकिन आखिरकार आरबीआई के इस भारी इंटरवेंशन ने बिकवाली के उस दबाव को ध्वस्त कर दिया, जिससे बाजार को सांस लेने का थोड़ा मौका मिला। चौथा भाग, द स्टॉक मार्केट रीबाउंड। जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पर डिप्लोमेटिक बातचीत आगे बढ़ी और हमारा रुपया स्थिर हुआ, इसका सीधा सकारात्मक असर हमारे घरेलू शेयर बाजारों पर दिखने लगा। 232 अंक। 22 मई को बीएसई सेंसेक्स ने ठीक इतने अंकों की छलांग लगाई और 75,415 के लेवल पर शानदार तरीके से क्लोज हुआ। इसने बाजार में वापस से एक नई जान फूंक दी। देखा जाए तो दोनों मुख्य इंडाइसेस एकदम हरे निशान में दिखे। निफ्टी 50 ने भी अपना 23,700 का बेहद महत्वपूर्ण स्तर सफलतापूर्वक पार कर लिया। ये बहुत क्लियर संकेत था कि आरबीआई के टाइमली एक्शन और दुनिया भर के ठंडे पड़ते तनाव ने मार्केट की भावनाओं को कितना मजबूत कर दिया था। और अब आखिरी भाग, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। अब बड़े मैक्रो इंडेसेस से हटकर जरा माइक्रो लेवल पर आते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में किन विशेष कंपनियों ने बाजी मारी और किन को नुकसान उठाना पड़ा। यहां बाजार का मूड बिल्कुल दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आया। एक तरफ बैंकिंग सेक्टर में भरपूर ताकत थी, जहां एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने मुख्य रूप से लीड किया।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेल्थ केयर सेक्टर में काफी भारी गिरावट थी, जिसकी अगुवाई मैक्स हेल्थ केयर और सन फार्मा कर रहे थे। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो ट्रेंड लगभग 3% से ज्यादा की बढ़त के साथ इस पूरे माहौल में सबसे बड़ा बुल बनकर उभरा। वहीं मैक्स हेल्थ केयर पर बेयर्स की सबसे ज्यादा मार पड़ी, जिसमें 6% से ज्यादा का ड्रॉप दर्ज किया गया। एक ही बाजार में दो बिल्कुल ही अलग कहानियां। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण विचार हम सबके दिमाग में होना चाहिए। अगर कल को ग्लोबल तेल की सप्लाई में फिर से कोई झटका लगता है तो क्या बाजार की ये स्थिरता और आरबीआई की ये ढाल बरकरार रह पाएगी? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आगे हम सभी को बहुत करीब से नजर रखनी होगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही।